अहंकार स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने के कारण उत्पन्न हुआ एक व्यवहार है। ये एक ऐसा मनोविकार है जिसमें मनुष्य को न तो अपनी त्रुटियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरों की अच्छी बातें। शांति का शत्रु है अहंकार। जब अहंकार बलवान हो जाता है तब वो मनुष्य की चेतना को अंधेरे की परत की तरह घेरने लगता है। इसलिए समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 और विपक्ष में 2 वोट। पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन। राज्यसभा में 2 विधेयक और लोकसभा में 1 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर राज्यसभा में हुई चर्चा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत ने विश्व को दिखाया कि आकाश की कोई सीमा नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। लोकसभा में आज होगी इस पर चर्चा। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी उद्घाटन। 2000 से अधिक उत्पादक और 300 ब्रांड ले रहे हैं भाग। और कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हिंसा की कार्रवाई के बीच भारत ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए जारी किया परामर्श। हिंसक घटनाओं वाले क्षेत्रों और संभावित जगहों की यात्रा करने से बचने की दी सलाह। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। बुधवार को लोकसभा ने इतिहास रच दिया है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में 454 मत पड़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2/3 बहुमत से पारित किया गया। दशकों बाद देश की आधी आबादी को उसका हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम सामने आ गया है। बहुप्रतीक्षित नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से पारित होने के बाद अब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। लोकसभा से बिल पारित होने के बाद अब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में इस विधेयक पर आज चर्चा होगी। अब देश की नीति बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। माननीय सदस्य, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वर्षों से जो लंबित था महिला आरक्षण विधेयक, वो इस सदन में पेश हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा मान्यता का सवाल है। परिसीमन प्रक्रिया के बाद इसे लागू किया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत फायदा पहुंचाया। मान्यवर, लगभग 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, पेड मैटरनिटी लीव देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और एम्पावरमेंट क्या होता है माननीय अध्यक्ष जी? आज दुनिया भर में विमान उड़ाने वाले पायलट में महिलाओं की संख्या 5% है, भारत में 15% है और 10 साल में बढ़ेगी। इसको एम्पावरमेंट। मान्यवर, हम ये जो बिल लेकर आए हैं, मान्यवर, ये जो बिल लेकर हम आए हैं
कई सारी साथी महिला सांसदों ने कहा कि महिला को रिजर्वेशन देकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। महिला भी उतनी ही सशक्त है जितना पुरुष सशक्त है। मैं आपसे एक कदम आगे जाता हूं, महिला पुरुष से भी ज्यादा सशक्त है, महिला पुरुष से भी ज्यादा। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से बात की। महिला विधेयक पास हो गया है लोकसभा से, उस पर बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। मुझे लगता है कि ये देश का एक ऐसा ऐतिहासिक बिल आज पास हुआ है जो भारत की प्रगति और भारत के उत्थान के साथ साथ एक परिवर्तन की बहुत बड़ी आधारशिला बनेगा। 50% जनसंख्या को प्रभावित करने वाला और मातृशक्ति को सम्मान देने वाला ये देश की पहचान भी बनेगा और निश्चित रूप में ये ऐसा बिल है जो जन जन के अंदर एक नई स्फूर्ति भी भरेगा और महिला उत्थान की दिशा में पूरे विश्व में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। मैं समझता हूँ आज पूरा देश इस बात को लेकर खुश है और नरेंद्र मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो अभियान शुरू किया था, उन्होंने जो कहा वो किया और आज ये बात साबित हो गई और जिस भारी बहुमत के साथ ये बिल पास हुआ है, निश्चित रूप में मातृशक्ति के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान है। राज्यसभा में बुधवार को भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर चर्चा हुई। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से इससे जुड़ा संकल्प स्वीकार कर लिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में लगभग 8 घंटे की चर्चा के समापन पर संकल्प का वाचन किया, जिसे सदन ने स्वीकार किया। इससे पहले सदन में चर्चा के शुरू होने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धि, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान में की गई प्रगति पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत की शानदार अंतरिक्ष यात्रा में ये मील का पत्थर हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इसरो की सफलता ये साबित करती है कि भारत अब बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने में सक्षम है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। इसके अलावा विभिन्न दलों के सदस्यों ने चर्चा में शामिल होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की सराहना की। Following its successful missions to explore the sun and the moon, ISRO has an array of exciting future endeavors. I am delighted to know that it is now setting its sights on the second most scorching planet in our solar system, Venus. Sukryan-1, ISRO's upcoming spacecraft, will likely be launched by end of December 2024. Our scientists and engineers have meticulously crafted Sukryan-1 to withstand the extreme conditions of Venus and to operate under the most challenging circumstances. With 3 more launches on the horizon spanning this year, and the next ISRO is positioned advanced Earth monitoring, demonstrate advanced capabilities for precision proximity operations in space and explore some of the most enigmatic objects in the universe. Taking a giant leap forward, a brighter, more innovative and economically robust future in space exploration, the Indian space policy of 2023 welcomes private enterprises into the realm of space exploration. It acknowledges that the private sector possesses the innovative spark, the entrepreneurial spirit, and the financial acumen to propel India's space ambitions to greater heights. The implications, honorable members, of this decision are profound. India's journey in space exploration is indeed a matter of national pride. As we look forward to many more chapters of discovery, innovation, and global collaboration,
in the thrilling saga of space exploration, let us celebrate Bharat's unstoppable journey to greatness. इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, कल राज्यसभा में भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर चर्चा हुई और आज लोकसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। कल क्या कुछ रहा खास और आज क्या कुछ संभावना है? देखिए शालिनी, इसे कितना सुखद संयोग कहा जा सकता है कि पुरानी संसद को जो विदाई दी गई वो 75 साल की संसदीय यात्रा की गौरवशाली यात्रा को पे चर्चा के साथ दी गई और नए संसद भवन के प्रांगण में जब चर्चा हुई तो महिला आरक्षण लोकसभा ने लिया और राज्यसभा ने हमारे अंतरिक्ष की सफलता, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में है उसकी सफलता और चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर में उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है, उसको लेकर चर्चा हुई थी। अच्छा सहयोग था। साथ में आप देखें महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित हो रहा था और वहीं चंद्रयान 3 में महिला वैज्ञानिकों की जो योगदान है उसे उच्च सदन सराह रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा सहयोग था जो संसद से देखने को मिला। कल हमने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर एक अच्छी सकारात्मक 7 घंटे से ज्यादा की चर्चा हमने उच्च सदन राज्यसभा में देखा। उप सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा की शुरुआत करने से पहले ही कहा कि ये भारत के लिए एक गौरव के क्षण है जब चंद्रयान 3 की सफलता हुई है। साथ में अन्य, चाहे वो मंगलयान रहा हो या अभी वर्तमान में आदित्य L1 से हम सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ जो नए नए शोध के रास्ते खोल रहे हैं, तो ये एक अच्छा सहयोग उन्होंने बताया इसे और उस पर एक सकारात्मक। धन्यवाद सूरज इस जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि संसद के विशेष सत्र के आज चौथे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। राज्यसभा में आज 2 विधेयक और लोकसभा में 1 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए लाए जाएंगे। उच्च सदन में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और डाकघर विधेयक 2023 आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध है। वहीं लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इस 5 दिवसीय व्यापार मेले में 2000 से अधिक उत्पादक और 300 ब्रांड भाग ले रहे हैं। एक्सपो मार्ट के अलग अलग हॉल में सभी के स्टॉल लगे हैं। यहाँ मिनी ऑटो एक्सपो भी देखने को मिलेगा। इसमें ऑटोमोबाइल जगत की 32 कंपनियां अपने वाहन प्रदर्शित करेंगी। मेले में यूपी के 75 जिलों के उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। प्रदेश से निर्यात होने वाले सभी उत्पाद मेले में मौजूद रहेंगे। प्रतिष्ठित उद्यमियों के साथ साथ उन नए उद्यमियों को मौका दिया गया है जिन्होंने पिछले 2 से 3 साल में अपना कारोबार शुरू किया है। इसके अलावा महिला उद्यमियों को भी अलग से एक मंच मिलेगा। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद शाम को 5 बजे से मेले में आम जनता को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा, जबकि 22 से 25 सितंबर तक दोपहर 3 से रात 8 बजे तक आम जनता को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए आमंत्रित किया है। दोनों देशों के बीच गहरे होते संबंधों का संकेत देते हुए अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आमंत्रित किया गया है। अनंत केंद्र द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान गार्सेटी ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर उनकी द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन को निमंत्रण दिया था। कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और हेट क्राइम को ध्यान में रखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वहां यात्रा करते हुए विशेष सावधानी बरतें। हाल में वहां भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ खड़े होने वाले कई भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों के खिलाफ
हिंसक घटनाएं हुई हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए संभावित हिंसक इलाकों में जाने से बचें। एडवाइजरी में ये भी बताया गया है कि कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार वहां की अथॉरिटीज के संपर्क में है। कनाडा में भारतीय नागरिकों और छात्रों को ओटावा में भारतीय उच्चायोग, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावासों के साथ उनकी वेबसाइटों या पोर्टल madad.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद उच्चायोग और महावाणिज्य दूतावास किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों की सहायता कर सकेगा। देश में खालिस्तानी आतंकवादी अभियान पर अपनी कार्रवाई तेज करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सूचीबद्ध आतंकवादी हरविंदर सिंह की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा को भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराया गया है। एनआईए ने इन आतंकवादियों के 3 सहयोगियों परमिंदर सिंह कैरा उर्फ पट्टू, सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह उर्फ सत्ता और यादविंदर सिंह उर्फ यद्दा के बारे में जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की थी। ये सभी पांचों भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और पंजाब में आतंक फैलाने के उद्देश्य से बीकेआई की आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित एनआईए मामले में वांटेड हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक खजुराहो में शुरू होने जा रही है। यह भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक होगी और इसमें भारत द्वारा आमंत्रित G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। फोरम पिछली 3 IWG बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। बैठक की मेजबानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय भारत सरकार के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में करेंगे। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बुनियादी ढांचे के निवेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के नतीजे G20 फाइनेंस ट्रैक प्राथमिकताओं में शामिल होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देते हैं। आज विश्व शांति दिवस है। इस वर्ष की थीम है एक्शंस फॉर पीस आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स, यानी शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। विश्व शांति दिवस के बारे में और जानने के लिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आज विश्व शांति दिवस है। दुनिया के सभी देशों और लोगों के बीच शांति बनी रहे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने साल 1981 से 2001 तक सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। लेकिन साल 2002 से यह 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। इंटरनेशनल पीस डे यानी विश्व शांति दिवस की शुरुआत न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र शांति की घंटी बजाकर की जाती है। इस घंटी के एक तरफ लिखा हुआ है कि विश्व में शांति सदैव बनी रहे। यह घंटी अफ्रीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के बच्चों के दान किए गए सिक्कों से बनाई गई है। खास बात यह है कि इसे जापान के यूनाइटेड नेशनल एसोसिएशन ने तोहफे में दिया था, क्योंकि सफेद कबूतर को शांति का दूत माना जाता है। इसीलिए विश्व शांति दिवस के मौके पर सफेद कबूतरों को उड़ाकर शांति का संदेश दिया जाता है। इस साल शांति दिवस की थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी घटनाओं के बारे में। 21 सितंबर साल 1949 को हुई विलय संधि के बाद मणिपुर भारत गणराज्य का अंग बना। उस समय मणिपुर पर राजा महाराज बोधचंद्र का शासन था। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर को साल 1972 में अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी राजधानी इम्फाल है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश था।
21 सितंबर साल 1857 को भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। इससे ठीक 2 दिन पूर्व अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। बहादुर शाह जफर ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि उन्हें और उनकी पत्नी जीनत महल की जान बख्श दी जाए। सेनापति मेजर विलियम हुडसन और उनके गुप्तचर मौलवी रजब अली की मदद से बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया। 21 सितंबर साल 1981 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की। विश्व शांति दिवस सभी देशों और लोगों के बीच स्वतंत्रता, शांति और खुशी का एक आदर्श पल माना जाता है। साल 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में नामित करने के लिए मतदान किया। साल 2023 की विश्व शांति दिवस की थीम है शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओंकारेश्वर में संत आदि शंकराचार्य की एक 108 फीट लंबी भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे बसा ओंकारेश्वर मंदिरों का शहर है, जहां पर शंकराचार्य की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इस मूर्ति की कुछ सुंदर तस्वीरें। इसके बाद संसद टीवी पर आप देखेंगे संसद की कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।